हेलो फ्रेंड्स, आइए मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम उत्तर वैदिक युग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, वैदिक साहित्य को दो भागों में विभक्त किया गया है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य। पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा जाता है, जबकि उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत तीन वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि को रखा जाता है। वैदिक साहित्य के आधार पर ही वैदिक युग को दो खंडों में विभाजित किया गया है। पहला ऋग्वैदिक युग, जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, एवं उत्तर वैदिक युग, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो आज हम लोग उत्तर वैदिक युग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले ऋग्वैदिक युग के बारे में पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। उत्तर वैदिक काल में लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत में जीवन के सभी पहलुओं में निश्चित परिवर्तन हो रहे थे। इस काल में आर्यों ने पशुपालन के स्थान पर खेती को मुख्य पेशा बना लिया था और वे एक जगह बस कर रहने लगे थे। कबीलों का निश्चित क्षेत्र तय हो गया था। इस काल में उत्तरी भारत में लौह युग का आरंभ हो चुका था। लौह तकनीक का प्रयोग आरंभ में युद्ध के अस्त्रों के लिए किया जाता था। धीरे धीरे कृषि एवं अन्य आर्थिक कार्यों में भी इसका उपयोग होने लगा। हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अतरंजी खेरा आदि स्थानों पर लोहे के युद्ध के अस्त्र शस्त्रों के अवशेष मिले हैं। लोग कच्चे मकानों में रहते थे, जिनकी छत फूस और शरकंडों की बनी होती थी। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। ऋग्वैदिक कालीन छोटे छोटे कबीले एक दूसरे से मिलकर बड़े बड़े जनपद को जन्म दे रहे थे। उदाहरण के लिए पुरु एवं भरत मिलकर कुरु जनपद तथा दुर्वस एवं कृवि जन मिलकर पांचाल जनपद कहलाए। इस काल में कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का भी आयोजन करते थे। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था। यदि कोई दूसरा राजा इस घोड़े को रोकता था तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। अगर किसी क्षेत्र से घोड़े को जाने दिया जाता था तो इसका मतलब होता था अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उस राजा से ज्यादा शक्तिशाली है। यज्ञ के अवसर पर राजा के विजयों तथा अन्य गुणों का गान किया जाता था। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे थे। राजा की शक्ति में वृद्धि के साथ साथ ऋग्वैदिक सभा एवं समिति जैसी सामुदायिक संस्थाएं कमजोर पड़ने लगी और धीरे धीरे वे राजाओं के परामर्श से चलने वाली संस्था बन गए। ऋग्वैदिक काल में राजा को बलि के रूप में स्वेच्छा से प्राप्त होने वाला नजराना या उपहार इस काल में अनिवार्य रूप से कर के रूप में बदल गया। पहले जहां राजा को लोग स्वेच्छा से नजराना या उपहार देते थे, अब यहाँ के सभी जनता को कर देना अनिवार्य कर दिया गया। जहाँ कर नियमित रूप से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे दे देते थे। उस समय समाज कई समूहों में बटा हुआ था, जिसमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, शिकारी, मछली पकड़ने वाले तथा अन्य लोग शामिल थे। जहां पुरोहितों तथा योद्धाओं का जीवन वैभवशाली था और कृषक एवं व्यापारी धनवान थे, वहीं दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, शिकारी, मछली पकड़ने वाले लोग निर्धनता का जीवन बिताते थे। पुरोहित लोग याज्ञिक क्रियाओं एवं अनुष्ठान को संपादित करने वाले होते थे। पुरोहितों ने
लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ कराना था। इनके लिए उन्हें उपहार मिलते थे। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर वैश्य थे। इसमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय एवं वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान पर शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। प्रायः औरतों को भी शूद्र के समान माना जाता था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेद के अध्ययन का अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का प्रमुख पेशा था। जंगलों को जलाकर या कुल्हाड़ी से काटकर भूमि को खेती के योग्य बनाया जाता था। लोहे के फाल से गहरी जुताई करनी पड़ती थी और कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले तरीकों, जुताई, बुआई, कटाई, ओसाई आदि की जानकारी लोगों को थी। वे धान, गेहूं, जौ, दाल, गन्ना, कपास, तिल, सरसों जैसी फसल उगाते थे। उत्तर वैदिक काल में धर्म की 2 धाराएं दिखाई पड़ती थी। एक का बल कर्म पर था और दूसरा का ज्ञान पर। यज्ञ संबंधी क्रियाओं का इस काल में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। राजा अश्वमेध, वाजपेयी, राजस्यु जैसे बड़े बड़े यज्ञ कराते थे। यज्ञिक क्रियाओं को कर्मकांड कहा जाता था। यज्ञ का संपादन करने में पुरोहितों की आवश्यकता होती थी। ये पुरोहित यजुर्वेद में वर्णित विधियों के अनुसार यज्ञ का आयोजन करके देवताओं को प्रसन्न करते थे। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना एवं वैदिक जनों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना था। धार्मिक जीवन की दूसरी धारा उपनिषदों के अद्वैत सिद्धांत में भी देखने को मिलता है। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा और मृत्यु जैसे गूढ़ विषयों के रहस्य जानने का प्रयत्न किया गया है। वैदिक काल में शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। शिक्षार्थियों में वेदों के मूल पाठ को कंठस्थ करवाया जाता था। इसके लिए उन्हें वैदिक मंत्रों को सरल उच्चारण करना सिखाया जाता था। वेदों के अलावा गणित एवं व्याकरण की भी शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को गुरु के आश्रम में 12 वर्षों तक रहना पड़ता था। उस समय के शिष्य अपने गुरु के प्रति पूरी तरह समर्पित होते थे तथा अपने गुरु का सेवा करना अपना परम धन मानते थे और इसी तरह उनका 12 वर्ष अपने गुरु के आश्रम में ही बीतता था। आई होप फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल के बारे में यह जानकारी आप लोगों को उपयोगी लगा होगा। यदि यह जानकारी आप लोगों को ज्ञानवर्धक लगा होगा, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।